इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेना। चलिए तो अब कहानी को शुरू करते हैं। बीमार और कमजोर लड़की बनते ही पहली चीज ये होती है कि अपने अच्छे दोस्त को जबरदस्ती फंसा लो, यहाँ तक कि उससे शादी भी कर लो, क्योंकि अब तुम न सिर्फ कंपनी से निकाली गई हो बल्कि अपनी ही माँ की बेरहम नफरत का शिकार भी हो। मैं जो बिल्कुल बेबस हो गई थी, उसने मुझे उठाया और अपने घर ले आया। मैं सिर उठाती हूँ, रोशनी की तरफ देखती हूँ तो उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन महसूस कर सकती हूँ कि वो हंस रहा है। मैं धीरे से हाँ में जवाब देती हूँ, फिर कहती हूँ शुक्रिया। लेकिन गू फेंग की हंसी अचानक रुक जाती है और वो कहता है शुक्रिया मत कहना। हम उठकर खड़े हो जाते हैं और दोनों बिना कुछ बोले पार्क से बाहर निकलने लगते हैं। घर पहुंचते पहुंचते करीब 10 बज रहे होते हैं। क्या मैं फ्रिज से कुछ पीने को लाऊं? मैं पूछती हूँ क्या पीना है? वो पूछता है। मैं वहीं खड़ी रह जाती हूँ, ठंडा दूध ठीक रहेगा। गुफेंग बड़े कदमों से फ्रिज की तरफ बढ़ता है, दरवाजा खोलता है और जैसे ही फ्रिज की लाइट जलती है वो अचानक रुक जाता है। हाथ फ्रिज के हैंडल पर टिकाकर वहीं ठहर जाता है। फ्रिज के अंदर दो प्लेटें, दो कटोरी में चावल, टमाटर और अंडे की सब्जी, हरी मिर्च और मांस की सब्जी बड़े सलीके से रखी हुई हैं। गुफेंग कुछ सेकंड तक उन्हें एकटक देखता रहता है। वहीं कमरे में मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ओह नहीं, उसने देख लिया। गुफेंग की आवाज रसोई से आती है, पर यह एकदम जबरदस्त कंट्रोल वाला मामला था। ये खाना मैंने कब बनाया था? मेरी उंगलियां तो पूरी ठंडी पड़ गई थी। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे जब गुफेंग ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन उसने मैसेज किया था कि वो वापस नहीं आ पाएगा। मतलब मैंने 2 लोगों के लिए खाना बनाया था। सोचा था वो वापस आएगा तो साथ में खाएंगे, लेकिन सिर्फ एक ठंडी खबर आई। तभी उसे याद आया कि मैं तो खाना बनाना भी नहीं जानती। वो अजीब दिखने वाला खराब टमाटर वाला भुना अंडा और मोटे मांस के टुकड़े जैसी हरी मिर्च वाली मांस की पट्टियां थीं। ऐसे इंसान के लिए जिसने कभी रसोई में हाथ नहीं लगाया, कितना वक्त लग सकता है? तभी गुफेंग को मेरे हाथ की पीठ पर लगे तेल के छींटों और लाल निशानों का ख्याल आया। उसे समझ आया कि मैं खुद को उस पर बोझ समझती हूँ, इसीलिए जान लगा के खुद को काम का साबित करना चाहती हूँ। चाहे तेल से हाथ जल जाएं, चाहे जो बनाए वो खराब दिखे, फिर भी मैंने बनाया, हम 2 लोगों के लिए। गुफेंग ने दूध उठाया, पिया, कोला पिया और चुपचाप मुड़ गया। उसने कहा सुयू, अगली बार जब खाना बनाना तो पहले मुझे मैसेज कर देना, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ खा सकूं। उसने थोड़ा झेमते हुए सिर खुजलाया और उसकी आवाज भी नरम हो गई। वैसे भी उसका उस पार्टी में जाना जरूरी नहीं था। वापस आकर मेरे साथ खाना पीना बेहतर था। कोई बड़ी बात नहीं, बस एक बार खाना बनाया था। फेंग भाई, तुम्हारी अपनी सोशल लाइफ ज्यादा जरूरी है, मैंने कहा। फिर वही बात, ये मजबूती से संभालने जैसा एहसास गुफेंग को अचानक सिरदर्द दे गया। मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि सब ठीक है, हमेशा अपनी जरूरतों को पीछे रखती हूँ, लेकिन जब वो कुछ कहना चाहता था, मैंने अचानक बोल दिया फेंग भाई, आज शाम तुम्हारी वो नेटवर्किंग पार्टी थी ना? गुफेंग ने तुरंत पूछा तुम्हें ये कैसे पता चला? मैं थोड़ी झुकी और अपनी नजरें नीचे कर लीं। मैंने तुम्हारा कॉल करके छुट्टी लेना देखा था। वो मना करने वाला था कि नेटवर्किंग पार्टी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने तुरंत पूछा फेंग भाई, पार्टी में कोई ऐसी मिली जो तुम्हें पसंद आई? ये सवाल इतना अचानक था कि गुफेंग का कोला की बोतल पकड़े हाथ ने 1 सेकंड के लिए ठहराव दिखाया। मैं तो बस नंबर बढ़ाने गया था, अभी तक मेरा किसी को डेट करने का मन नहीं है। उसने कहा हाँ हाँ हाँ, ऐसा तो है। लेकिन मुझे पता था कि गुफेंग सच नहीं बोल रहा। आखिर 25 साल का लड़का जो धूप जैसा चमकता है और सुपर हैंडसम दिखता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बिना किसी डेट के रहे? बस उसकी डिमांड्स थोड़ी ज्यादा हैं, इसीलिए अभी तक उसे सही मैच नहीं मिला। लेकिन अगर कभी वो किसी के साथ सेट हो गया तो? मेरा हाथ अनजाने में सीने पे रखे कपड़ों को मजबूती से पकड़ने लगा। वही खालीपन फिर लौट आया। फिर मुझे उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। जब मैं पूरी तरह निराश हो रही थी, तभी अचानक एक ठंडी दूध की कैन मेरे सामने आ गई। गुफेंग ने सिर हिलाया और हंसते हुए बोला अरे बकवास छोड़, मेरे साथ गेम खेल। ठंडी कैन को छूते ही मेरी उंगलियां सिकुड़ गई। मैं दूध की कैन पकड़कर गुफेंग के पीछे कंप्यूटर के पास चली गई। 3 स्क्रीन एक साथ जल उठी। हम दोनों इतने करीब थे कि उसकी बॉडी से बियर और रात की ठंडी हवा की खुशबू तक आ रही थी। मैं बस उसे गेम खेलते देख रही थी। एक बार वो जीतता, दूसरी बार हारता। गुफेंग गुस्से में कुछ गालियां बड़बड़ाया और कुर्सी पर पीछे गिर पड़ा। चिल्लाओ मत, मेरी ब्लड प्रेशर की दवा काम कर रही है। मैंने घड़ी देखी, रात के 11:20 हो रहे थे। आधा दूध थामे में खड़ी हुई। फेंग भाई, मैं पहले नहाने जा रही हूँ। गुफेंग ने माउस घुमाया। ठीक है, मैं एक और गेम खेलूंगा, तुम नहा लो, फिर मिलते हैं। मैं हंसी और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। टक। फिर पानी की आवाज आने लगी। वहीं गुफेंग ने हेडफोन पहने और गेम की आवाज पूरी जोर से बढ़ा दी। वो तेज बंदूक की आवाज कान फाड़ देने वाली लग रही थी, ताकि बाथरूम के पानी की आवाज बंदूक की आवाज में दब जाए। बाथरूम में भाप छाई हुई थी। मैं शावर के नीचे खड़ी थी और गर्म पानी मुझ पर बह रहा था। आज जो कुछ भी हुआ वो सब दिमाग में छुपा पड़ा था। महसूस ऐसा हो रहा था जैसे मैं किसी रोलर कोस्टर में बैठी हूँ। मैं अब थक चुकी थी, लेकिन फिर भी गू फेंग का वो अंदाज फ्रिज के सामने एक बार फिर से साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेरे ध्यान से रखे 2 प्लेट खाना देखे, पर कुछ भी नहीं बोला। उसने मेरी मजबूरी और मेरे इंतजार का मजाक नहीं उड़ाया, बस धीरे से कहा अगली बार साथ खाना हो।
तो पहले बता देना। उसकी ये बिना कुछ पूछे ख्याल रखने वाली नरमी दिल को बड़ी खटकती है। मैंने अपना बदन साफ किया, कपड़े उठाए। एक अंडरवियर और उसका पुराना टी शर्ट, वो फीका ग्रे कॉटन का टी शर्ट मुझ पर पहनते ही ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा बड़े के कपड़े चोरी छिपे पहन गया हो। वो टी शर्ट सीधा मेरी जांघों के बीच तक लटक रहा था। सुबह मेरा चुपके से उठने का प्लान कामयाब रहा था। मैंने गुफेंग का लाल चेहरा देखा था और उसके रिएक्शन को महसूस किया था, पर वो अचानक भाग गया था। ऐसे भागा जैसे पीछे कोई भूत हो। मैंने तुरंत समझ लिया, गुफेंग को मेरे शरीर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बस उसके दिमाग की लड़ाई चल रही है, क्योंकि उसके दिल में लिसुयु अभी भी वो दोस्त है जिसके साथ पैंट तक शेयर करनी पड़ती थी। लेकिन वो दोस्त भी अब घर बसाने वाली है और तब मुझे उसे छोड़कर जाना होगा। इसलिए आज मुझे उसे ये साफ कर देना है कि मैं कभी उसकी सिर्फ दोस्त बनना ही नहीं चाहती थी। और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। इस कहानी के और एपिसोड्स नहीं आने वाले, तो मिलते हैं किसी न्यू टाइप की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।